नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आज हम देखेंगे, मतलब हम लगातार देख रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। लेखक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। संपूर्ण बुक का अध्ययन हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश इसलिए करेंगे ताकि लंबी पुस्तक है और कवर हो जाए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे भारतीय भाषा में हम देख रहे हैं, पिछले 3-4 वीडियो हो चुके हैं। आज देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। लेट्स स्टार्ट। तो पुस्तक कौन सी है? सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वन लाइनर बुक, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो वाचन स्वर अवनीश पटेल। आइए देखते हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? डॉक्टर AFR हार्नले ने। कब? 1880 में। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। किस किस भाग में? पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में आपका पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया उधर है भी। नक्शा में भारत का है ना, भारत के नक्शे में उधर ही है, पूरा उधर है, पूर्वी हिंदी है, बंगला, असमिया, उड़िया उधर ही है। पश्चिमी में आपका पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी है। पश्चिम में है भी, तो याद करने में आपको आसानी। उत्तरी गौड़ियन, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी ऊपर जो है। दक्षिणी में नीचे मराठी तक ही लिया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु आइए देखते हैं। डॉक्टर हार्नले के अनुसार, किसके अनुसार? हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश तथा केंद्र में थे उन्हें भीतरी आर्य कहलाएं, और जो चारों ओर फैले हुए थे बाहरी आर्य कहलाएं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडी लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया। क्या किया? बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय और उत्तरी पश्चिमी समुदाय, ये मतलब बाहरी उपशाखा के तहत कौन कौन है और फिर उसके अंदर क्या है। तो बाहरी उपशाखा के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी समुदाय है, दक्षिणी समुदाय है और पूर्वी समुदाय है। उत्तरी पश्चिमी में आपका आता है लहंदा और सिंधी। दक्षिणी में आपका मराठी, यहाँ पे भी मराठी था, मतलब दक्षिणी में एक ही याद रखना है, मराठी। पूर्वी में उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। थोड़ा बहुत अंतर रहता है, जैसे कि हार्नले का थोड़ा सा अंतर था, इनका जॉर्ज ग्रियर्सन का थोड़ा सा अंतर रहेगा। मध्य उपशाखा में आपके मध्यवर्ती समुदाय है, इसमें पूर्वी हिंदी केवल आती है। भीतरी उपशाखा में क्या है? इसमें भीतरी उपशाखा में आपका केंद्रीय समुदाय है। केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी, राजस्थानी है। अब जो पहाड़ी समुदाय है उसमें पूर्वी पहाड़ी और नेपाली है। अब या फिर मध्य या केंद्रीय एक ही चीज़ होता है, तो उसमें मध्य केंद्रीय पहाड़ी है दूसरा, और जो तीसरा उसके अंदर है पहाड़ी समुदाय के, वह पश्चिमी पहाड़ी है। तो पूर्वी पहाड़ी हो गया, पश्चिमी पहाड़ी हो गया, बीच वाला हो गया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरणों की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधार पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किया। सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं? ये मानते हैं उदिच, उदिच का मतलब उत्तर, उत्तर में क्या है? सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतिच मतलब प्रतिच आपका राजस्थानी, प्रतिच मतलब पश्चिम, पश्चिम में क्या है आपका? राजस्थानी और गुजराती। और मध्य देश यानी केंद्रीय में आपका है पश्चिमी हिंदी, और प्राच्य यानी पूरब में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला। दक्षिण में मराठी, दक्षिण में सभी लोग मराठी रखे हैं, क्या बात है। मतलब एक ही रखे हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए थोड़ा सा सुधार किए, अपना दे दिए। थोड़ा सा सुधार किए, अपना दे दिए। क्या सुधार किए? उदिच यानी कि उत्तर में माना सिंधी, लहंदा, पंजाबी, मतलब सेम टू सेम। प्रतिच यानी कि पश्चिम में माना गुजराती के केवल, राजस्थानी को नहीं माना। छोड़ दिए। मध्य देशी में आपका पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया उनके में था, इनके में क्या है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। तो सुनीति कुमार चटर्जी में यह लगभग पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, उड़िया नहीं है इनके में, बाकी तो राजस्थानी जोड़ दिए हैं और पश्चिमी हिंदी भी जोड़ दिए हैं मध्य देशी में। बाकी प्राच्य में उड़िया को ले गए हैं, सॉरी मध्य देशी में केवल वो पश्चिमी हिंदी को रखे थे, और यहाँ पे इन्होंने मध्य देशी में इतना रख दिया है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। देखिए अब कोई भी है तो उसको
थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकता है। जहाँ पे आपको त्रुटि लगे कि बाद में हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे कि त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी जो 1%, 2%, 20% 20% नहीं, 1-2% जो संभावना रहेगी त्रुटि होने की, आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नहीं सर, यहाँ पे यह हो सकता है कि किताबी त्रुटि हो सकता है कि मेरे बोलने में त्रुटि हो जाए कुछ जगह पे, तो वहाँ पे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको बताना भी चाहिए कि नहीं यहाँ पे सही है। पूरा मकसद तो यही है कि सही चीज़ें आपको बताई जाए, तो दोनों तरफ से रहें। कहीं गलत हो जाए तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, नहीं यहाँ पे यह नहीं, यह होना चाहिए। तो दोनों तरफ से वार्ताएँ चलती रहेगी। और शिक्षण अधिगम का तो यही काम ही है, कोई भी संपूर्ण तो होता नहीं, कुछ ना कुछ कमियां तो सबके अंदर रहती हैं और रहेंगी। शिक्षा तो वही है, इसीलिए तो कहा जाता है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कोई अपने को नहीं कह सकता संपूर्ण परिपूर्ण हो गए। दक्षिणार्थ में मराठी मानते हैं, प्राच्य में आपका, पूरब में उड़िया, असमिया, बंगला। आगे हैं श्री सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। का में रखा हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी। दा पंजाबी, लहंदा। जो सिंधी, कच्छी। नो गुजराती। एर बंगाली, उड़िया, असमिया। मौलाना तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश के तहत इसको मध्यवर्ती भी कहा है। इसमें आधुनिक भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी पूर्वी जो है इसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया एक ही तरफ है। अर्धमागधी या फिर मध्य पूर्वी इसको कहा है, इसमें पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री, दक्षिणी इसमें मराठी अकेले है। ब्राचड, पैसाची या फिर पश्चिमोत्तरी, पश्चिम और उत्तर में सिंधी, लहंदा और पंजाबी। मिला जुला के सब लोग वहीं पर जाएँ, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। डॉक्टर हरदेव बाहरे ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। हिंदी वर्ग में ये सब है, हिंदी से इतर, हिंदी इतर। अहिंदी उसी को कह सकते हैं जो हिंदी नहीं है, हिंदी से इतर है। हिंदी इतर या फिर अहिंदी एक ही चीज़ है। हिंदी वर्ग में मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपशाखाएँ हैं। बिहारी ये सभी हिंदी की उपशाखाएँ हैं। हिंदी से इतर आपका उत्तर में नेपाली हो जाएगा, पश्चिम में पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिण में सिंहली, मराठी। सिंहली मतलब सिंहली तो वहाँ श्रीलंका वाला भी है। पूर्वी में आपका उड़िया, बंगला और असमिया। पूरब में ये सब अहिंदी भाषी प्रदेश हैं। अब देखते हैं प्रमुख बिंदुएं, यानी कि प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं क्या हैं। तो सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है, इसीलिए वहीं से आया है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं। कौन? बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। कौन कौन? बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। तो इसकी लंडा इसकी क्या है? सिंधी की अपनी लिपि का नाम है, लेकिन गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। लहंदा का शब्दगत अर्थ क्या है? पश्चिमी। इसके अन्य नाम क्या हैं? पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी, ये भी इसके हैं। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, और जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। तो याद रखिएगा, पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। आपको पता ही होगा 5 नदियों का देश, इसीलिए उसका नाम पंजाब है। पंजाब की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने, जो सिखों के गुरु थे, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि अपनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां कौन कौन है? माझी, डोगरी, दोआबी, राठी। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर प्लस त्रा, फिर उसके बाद बना गज्जरता, फिर गुजरात बना। गुजरात की अपनी लिपि है, जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शेरू रेखा नहीं होती। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां कौन है? महाराष्ट्र की कोंकणी, नागपुरी, ये गोवा में भी कोंकणी वही है ना। तो महाराष्ट्र में आपकी है कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और महारी आदि प्रमुख हैं।
महाराष्ट्र की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। तो गुरुमुखी पंजाबी हो गई, लंडा सिंधी हो गई, ठीक है। और कुछ कुछ तो मिलता ही जुलता रहेगा, लेकिन प्रमुख रूप से जो है वह बताया जा रहा है। तो मराठी में आपका मोड़ी लिपि भी का भी प्रयोग होता है, लेकिन प्रमुखतः आपका देवनागरी। बंगला संस्कृत शब्द बंग प्लस आल, आल प्रत्यय लगा है तो बंगला से बना है, या बंगाल प्रदेश, बंग प्लस आल बंगाल, बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा है। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमी या फिर असमिया असम प्रदेश की भाषा है। जो असमिया है असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली बिशुनपुरिया है, बिशुनपुरिया। असमी की अपनी लिपि बंगला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संभलपुरी, भत्री है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ, हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। उसके अलावा आपके जो सवाल सुझाव है वह भी कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद जय भारत।